Good morning, everyone. Good morning, Divya. Good morning, Reshma. Good morning, Soumya. Good morning, Adarsh. Good morning, Vaishnavi. Good morning, Kamini. Good morning, Akila. चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इंग्लिश तो आप कर ही रहे हो, इसके साथ में आपको एक टेस्ट की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो आज जैसे कि 11 तारीख है ना, तो आज 11 हो गई, कल 12। ऐसा करते हैं, 14 को एक टेस्ट रख लेते हैं। तो 14 को क्या रहेगा टेस्ट में आपका? कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 14 को जो है आपका कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। तो आप जो है प्लीज उसके लिए प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए आपको मैंने पीडीएफ दे रखी है, उससे ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, रिएक्शंस आपको सारी याद करनी पड़ेंगी। एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करना, ठीक है। नेम रिएक्शंस हो गई, बाकी जितने भी मैकेनिज्म हो गए, एनसीईआरटी से आप रिवीजन जरूर कर लो चैप्टर का। ठीक है, पढ़ाया मैंने आपको नोट से है, लेकिन आपको रिवीजन अपना एनसीईआरटी से करना है। जो भी आपके मैकेनिज्म हो गए और बाकी जितनी भी रिएक्शन है सारी आपको याद होनी चाहिए, सबके रिएजेंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो 11 12 13 3 दिन का टाइम है आपके पास, और 14 को जो है कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। कंप्लीट का मतलब क्या हो गया? क्लास 11 से जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है, कहाँ से है? जीओसी वाले चैप्टर से, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद हाइड्रोकार्बन, 2 चैप्टर ये हो गए। उसके बाद हेलो एल्केन हेलो एरीन, तीसरा चैप्टर। उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर, चौथा चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला हो गया। और लास्ट चैप्टर आपका सिक्स चैप्टर कौन सा है? अमाइंस वाला। तो 6 चैप्टर्स आपको अच्छे से जो है तैयार हो जाने चाहिए। 3 दिन का मैं टाइम इसीलिए दे रहा हूँ, ताकि फिर आप ये ना बोलो कि टाइम नहीं था हमारे पास, हम रिवाइज नहीं कर पाए। तो 3 दिन का टाइम है, अब आपको कैसे भी करके ये मैनेज करना होगा और पूरा प्रिपरेशन करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस। तो प्लीज उसके लिए तैयारी जो है आप जरूर कर लें, है ना। चलो, तो रेशमा आपने एक डाउट भेज रखा है ग्रुप में। तो ये है कि टू इशू अ थंडरस वर्बल अटैक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, वर्बल का मतलब होता है लाइक जो चीज हम बोलते हैं, वर्बल का मतलब रिलेटेड टू आर मतलब प्रोनाउंसिएशन या कम्युनिकेशन। ठीक है, तो टू इशू अ थंडरस वर्बल अटैक का मतलब है, मतलब कि मुंह से वार करना। ठीक है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, मुंह से वार करना, मुंह से वार करना या मुंह से जहर उगलना, इस टाइप का कुछ हो गया। ठीक है, तो इसके लिए जो हम यहाँ पर जो वन वर्ड यूज करेंगे वो क्या है? फुलमिनेट है। ठीक है, तो फुलमिनेट का मतलब यही हुआ, एक्सप्रेसिव वेहेमेंट प्रोटेस्ट, यानी कि किसी चीज का आप बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हो। यानी कि कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही किसी की, तो आप जो है जहर उगल रहे हो उसके लिए, या फिर कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे आपको पता चले कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हो चीज के लिए। तो वो क्या हो गया? आपका फुलमिनेट हो गया। इसी तरीके से लैंग्वेज का मतलब क्या? ऑफ अ पर्सन एनिमल और प्लांट लॉस और लैक वाइटेलिटी। ठीक है, मतलब ये कि मतलब कोई भी इंसान या जानवर या प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसमें लाइक कोई भी इंपॉर्टेंस ना हो। ठीक है, उसके बाद एनिमेट का मतलब ब्रिंग टू लाइफ। ठीक है, एनिमेशन जैसे होता है ना, एनिमेशन, एनिमेशन का मतलब क्या होता है कि भाई आपने किसी रियल चीज को एक आर्टिफिशियल चीज में कन्वर्ट कर दिया, लाइक एक मूवी में कन्वर्ट कर दिया, एक पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया। तो ब्रिंग टू लाइफ मतलब कोई भी अगर निर्जीव चीज है तो उसको जीवित कर देना। और उसके बाद है इनविगोरेट, गिव स्ट्रेंथ और एनर्जी टू। तो इनविगोरेट का मतलब किसी चीज को स्ट्रेंथ देना या एनर्जी देना। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है, ऑफ आउटस्टैंडिंग सिग्निफिकेंस, यानी कि जिसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, हद पार जो है इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? मॉन्यूमेंटल कहेंगे। तो मॉन्यूमेंटल का मतलब ग्रेट इन इंपॉर्टेंस, एक्सटेंट और साइज, यानी कि जिसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो। ठीक है, चाहे उसके एक्सटेंट के बारे में करें, यानी कि उसकी लिमिट के बारे में करें, या उसके साइज के बारे में बात करें, तो जिसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उस चीज को मोन्यूमेंटल कहते हैं। ठीक है, और रैशनल का मतलब क्या है? बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विद रीजन और लॉजिक। तो रैशनल का मतलब रिलेटेड टू एनीथिंग जिसमें आप कोई लॉजिक एक्सप्लेन कर रहे हो।
उसके बाद है ओमिनस, गिविंग द वरिंग इंप्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ओमिनस का मतलब होता है लाइक आप समझते हो ना, जैसे कि कोई चीज बुरी होने वाली है, उसकी जो आपको मतलब फीलिंग है वो पहले से ही आने लगती है, ठीक है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, तो उस चीज को हम ओमिनस कहते हैं। यानी कि आप उसको मान सकते हो, ओमिनस का मतलब अनलकी, कोई चीज अनफॉर्चुनेटली होने वाली है या अनफॉर्चुनेट कोई चीज होने वाली है, ठीक है। उसके बाद है एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्लियरली सीन और अंडरस्टूड। तो एविडेंस जो होता है उसी से एविडेंट बना है। एविडेंस का मतलब क्या होता है, सबूत, यानी कि किसी चीज को आपने अच्छे से देखा हो या समझा हो, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, एविडेंट कहेंगे। उसके बाद है टू कॉज ट्रूप्स एक्सेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि कोई ट्रूप है, ट्रूप का मतलब लाइक एक आर्मी है, और आप जो उसको बैटल के लिए तैयार कर रहे हो, टू कॉज ट्रूप एक्सेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस फॉर बैटल, यानी कि किसी ट्रूप या किसी आर्मी को जो आप बैटल के लिए, लड़ाई के लिए बाहर लेकर आ रहे हो या उसको तैयार करके ला रहे हो, तो ऐसे के लिए हम जो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे डिप्लॉय। तो ये आपने डिप्लॉय जो वर्ड है, ये शायद न्यूज वगैरह में भी कभी ना कभी सुना होगा कि वहां पर जो है JNK की बॉर्डर पे इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके का आपने सेंटेंस कभी ना कभी, क्या पता, न्यूज में सुना होगा। तो डिप्लॉय का मतलब वही होता है कि किसी ट्रूप को, किसी आर्मी को कहीं पर बैटल के लिए लगाना, तो उसके लिए हम डिप्लॉय वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद अलाइन का मतलब क्या हो गया, अलाइन का मतलब पता ही होगा, प्लेस और अरेंज थिंग्स इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी स्ट्रेट लाइन में किसी थिंग या मतलब किसी भी चीज को क्या करना, अरेंज करना, ठीक है। उसके बाद एक कोलोकेट, प्लेस साइड बाय साइड और इन अ पर्टिकुलर रिलेशन, साइड बाय साइड मतलब एडजेसेंट एक दूसरे के लगा देना, उसे हम कोलोकेट कहेंगे। उसके बाद है डिस्पर्स, तो डिस्पर्स पता ही होगा आपको, मतलब किसी चीज को फैलने के लिए बोल देना, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा स्कूल में बोलते थे, मेरे स्कूल में तो बोलते थे कि जब हमारी असेंबली खत्म हो जाती थी मॉर्निंग में, तो वो कहते थे कि एवरीवन डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब कि सब बिखर जाओ, मतलब अपनी अपनी क्लास में चले जाओ, ठीक है। तो डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाना, डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, यानी कि एक बड़े से एरिया में फैल जाना या बिखर जाना, तो वो होता है डिस्पर्स, ठीक है। तो इतने ही थे आपके, और कुछ पूछना है किसी को, बोलो, और कुछ पूछना है किसी को। सर उससे ऊपर भी क्या, सर उससे ऊपर भी दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस। उससे ऊपर तो मैंने तीनों तो बता दिए, तीन ही तो भेजे हैं आपने। अच्छा, ठीक है, ये किसने भेजे हैं, ठीक है ठीक है। तो कामिनी ने भेजा है, ठीक है, कामिनी है कि नहीं है, चलो ठीक है। तो इसे भी देख लो पहले। तो ये क्वेश्चन है, एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थॉट्स अलाउड व्हेन बाय वनसेल्फ और रिगार्डलेस ऑफ एनी हीयर्स स्पेशली बाय अ कैरेक्टर इन अ प्ले। मतलब ये है कि अगर आप मतलब कोई एक ऐसा एक्ट, ठीक है, कोई एक ऐसा एक्शन जिसमें कोई व्यक्ति अपने थॉट्स को लेकर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, यानी कि अपनी बातों को जोर जोर से कहना चाहता है, भले ही वहां पर सुनने वाला कोई भी ना हो, ठीक है, स्पेशली बाय अ कैरेक्टर इन अ प्ले। प्ले का मतलब क्या हो गया कि कोई ड्रामा, अगर कोई ड्रामा सीन अगर चल रहा है, तो उस ड्रामा सीन में क्या कर रहे हो आप, उस ड्रामा सीन में आप जो है जोर जोर से चिल्लाकर अपनी बातों को बता रहे हो, किसको बता रहे होगे, ऑडियंस को बता रहे होगे, ठीक है। या ऐसा है कि वहां पर अगर कोई सुनने वाला नहीं भी है, लेकिन आप फिर भी उसका रिहर्सल कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, बस अपने कैरेक्टर को आप बताना चाहते हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस एक्ट के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, सोलिलोक्यूई, ठीक है, सोलिलोक्यूई, तो ये वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके जो बाकी सारे दे रखे, जैसे कि सिने की ओर दिया है, तो आप पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क बट गिविंग द होल्डर स्टेटस और फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है। तो बात ये है कि एक सिनिक्वेर का मतलब होता है कि आपने किसी को एक ऐसी पोजीशन दे दी जिसको वहां पर बिल्कुल भी या कुछ भी काम ना करना पड़े, ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट या स्टेटस के लिए आपने रखा हुआ है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे कि मान लो आपको, जैसे मान लो किसी कंपनी में आपको बुलाया एंड आपसे बोला कि भाई आपको कुछ काम वगैरह नहीं करना होगा, बस आप ऐसा करो, हमारी कंपनी के चेयरमैन बन जाओ, हम आपको सैलरी भी देंगे, बस आपको चेयरमैन बनने के पैसे मिलेंगे, खाली आपका नाम चलेगा चेयरमैन के नाम पे, ठीक है। कि अगर कोई पूछता है बाहर वाला कि आपकी कंपनी का चेयरमैन कौन है, तो हम ये बता देंगे कि आप हो, भले ही आप कुछ कंपनी में काम नहीं करते, आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो उसके बदले हम आपको थोड़े पैसे भी देंगे और बस खाली नाम की पोजीशन आपके पास होगी,
तो ऐसे टाइप की मतलब जो मतलब पोजीशन होती है या ऐसे टाइप के एक्ट को हम क्या कहते हैं, सिनेक कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है पेसिमिस्ट, अ टेंडेंसी टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स और बिलीव दैट द वर्स्ट विल हैपन। तो पेसिमिस्ट का मतलब क्या है कि एक ऐसी टेंडेंसी जिससे मतलब आपके अंदर मतलब एक ऐसी कैपेबिलिटी आ जाए जिससे आप क्या कर सको कि कोई भी अगर बहुत कुछ बुरा होने वाला है तो उसके उसको देखने के लिए आपके पास एबिलिटी हो, उसको देखने के लिए आपके पास क्षमता हो, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, पैसिमिस्ट में। उसके बाद है फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट तो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, अगर आपने वो बुक वाली वो देखी होगी ना, जो वो बुक में मैंने आपको करवाई थी, वोकैबलरी वाली। तो फिलेंथ्रोपिस्ट मैंने उसमें बताया था, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो चैरिटी वगैरह करता है, ठीक है, यानी कि दान दक्षिणा बहुत ज्यादा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। अ पर्सन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स स्पेशली बाय द जनरस डोनेशन ऑफ मनी टू गुड कॉजेस, ठीक है। उसके बाद है सोलिलोक्वी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद है गिव अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गिव अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन। तो इसका आंसर है नेपोटिज्म, ठीक है। तो नेपोटिज्म का मतलब आपने देखा होगा ना, लाइक आपको पता होगा कि जब सुशांत सिंह की डेथ हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत करके जो एक एक्टर था, तो नेपोटिज्म वर्ड आपने न्यूज में काफी बार सुना होगा, काफी जो सेलिब्रिटीज थी उनको इस चीज के लिए ट्रोल किया गया था। तो नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी जो भी पोजीशन है या आपकी जो भी कहीं पर मतलब एक होल्ड है, उस होल्ड को लेकर आप अपनी जो नीचे वाली जनरेशन है, यानी कि आप बच्चों को या अपने रिलेटिव्स को आप क्या कर रहे हो, उस चीज का फायदा दिला रहे हो, ठीक है। जैसे क्या है कि मान लो अगर आप एक पॉलिटिशियन हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप एक अच्छी रैंक पर हो, आप एमएलए एमपी हो, एंड आप क्या सोच रहे हो कि ऐसा करता हूँ मैं अपने लड़के को जो आर्मी में लगवा देता हूँ या कहीं पर भी लगवा देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको जॉब में लगवा दूंगा अपनी सिफारिश लगा के। तो इस फिनोमेना को या इस चीज को हम क्या कहते हैं, नेपोटिज्म कहते हैं। तो गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओन किथ एंड किन। अनड्यू फेवर्स का मतलब कि ऐसा फेवर जो कि नाजायज है, ठीक है, जो कि मतलब सही नहीं है। तो ऐसा फेवर किसी को देना अपनी किथ एंड किन मतलब अपने बच्चों बच्चों को, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, नेपोटिज्म हो गया। द प्रैक्टिस अमंग दोज विद पावर और इन्फ्लुएंस ऑफ फेवरिंग रिलेटिव्स और फ्रेंड्स स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स, जॉब्स वगैरह जो देते हैं। जैसे नेपोटिज्म में आपने देखा होगा ना, सेलिब्रिटीज वगैरह क्या करते हैं, जैसे कपूर फैमिली है, तो कपूर फैमिली अपने बच्चों को सबको बॉलीवुड में डाले जा रही है, तो वो क्या है, एक नेपोटिज्म है, भले ही उन्हें एक्टिंग आती हो या ना आती हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फेवरेटिज्म, द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अनफेयर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू वन पर्सन और ग्रुप एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, ठीक है। तो इसका फेवरेटिज्म का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को फेवरेट मान लेना, मतलब ये है कि आप किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हो, एक अनफेयर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो। यानी कि मान लो आपके घर में शादी है, ठीक है, एंड आपने काफी सारे गेस्ट को बुलाया हुआ है, तो आप क्या कर रहे हो कि एक गेस्ट को तो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो सकता है कि आपके उनसे रिलेशन ज्यादा अच्छे हो, या फिर आपको लगता है कि वो बहुत बड़े आदमी है, या उनके पास पैसा बहुत है, ठीक है, या उनका स्टेटस बहुत अच्छा है। तो आप उनको ज्यादा पूछ रहे हो, ठीक है, आप उनके लिए नाश्ता भी लेके आ रहे हो, चाय भी उनको पिला रहे हो, ठीक है, उनकी खातिरदारी बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो आपके वहां पर पार्टी में आया हुआ इन्वॉल्व हुआ है, आप उसको नहीं पूछ रहे हो। तो एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर आप जो है एक व्यक्ति की पूछताछ मतलब पूछ बहुत कर रहे हो। तो ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे, फेवरेटिज्म कहेंगे। उसके बाद क्या है, वर्ल्डलीनेस, द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सपीरियंस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड। तो वर्ल्डलीनेस का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है, मतलब सेंसिबल पर्सन है, सोफिस्टिकेटेड है। उसके बाद करप्शन, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो करप्शन तो क्या बताना। और उसके बाद नेक्स्ट है अ रिलीजियस डिस्कोर्स, ठीक है। तो आप इसको ऐसा मान सकते हो, रिलीजियस डिस्कोर्स का मतलब कि जो धर्म से रिलेटेड कोई पाप हो, ठीक है, अभिशाप टाइप का, ठीक है। तो इसके लिए हम वर्ड कौन सा इस्तेमाल करते हैं, सरमन, ठीक है। तो सरमन का मतलब क्या हो गया, लाइक कुछ अभिशाप जैसा आप मान सकते हो। उसके बाद प्रीच का मतलब क्या होता है, प्रीच का मतलब क्या होता है कि जैसे जो संत वगैरह होते हैं जो अपनी टीचिंग्स वगैरह देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीच कहते हैं। या फिर आप कह सकते हो जो प्रवचन टाइप का जो होता है, ठीक है, जो गुरु वगैरह देते हैं, वो आपका क्या हो गया, प्रीच हो गया, ठीक है। स्टैंजा कैसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ लाइंस फॉर्मिंग द बेसिक रिकरिंग मेट्रिकल यूनिट इन अ पोएम। तो पोएम में लाइक कुछ लाइंस जो होती हैं, जो एक ग्रुप बना रही होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसका स्टैंजा कहते हैं, ठीक है। और इसका नीचे तो बाकी लिखा नहीं है, सेंटोरम की पूरी डेफिनेशन। और उसके बाद हो गया, सारे हो गए। उसके बाद है द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सेंस सैंक्टिटी ऑफ द चर्चेस, ठीक है।
तो इसका आंसर है सेक्रिलेज। ठीक है, तो सेक्रिलेज का मतलब क्या हुआ? वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सैक्रेड। सैक्रेड का मीनिंग पता है किसी को? बताओ, सैक्रेड का सिनोनिम या मीनिंग पता है किसी को? भाई देखो, सैक्रेड का मीनिंग होता है होली। ठीक है, देखो मैं आपको सैक्रेड का वो दिखाता हूँ। देखो, सेक्रेड का मतलब क्या होता है? होली मतलब पवित्र, ऐसा मान सकते हो, या फिर भगवान से रिलेटेड हो कुछ चीज। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर क्या है, ये जो आपका सेक्रिलेज मीनिंग है, इसका मतलब क्या है कि भगवान से रिलेटेड या कोई ऐसी चीज जो पवित्र हो उसका वायलेशन करना या मिसयूज करना। ठीक है, उस चीज का मतलब निरादर करना या डिसरिस्पेक्ट करना, उसको हम क्या कहेंगे? सेक्रिलेज कहेंगे। और ब्लेस्फेमी जो होता है वो क्या होता है? द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सेक्रिलिजियसली अबाउट गॉड और सेक्रेड थिंग। तो ब्लेस्फेमी का मतलब क्या है कि लाइक आप कोई भी चीज कर रहे हो या कोई भी चीज बोल रहे हो किसके बारे में? भगवान के बारे में या किसी पवित्र चीज के बारे में, जो कि गलत है। ठीक है, तो मतलब भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हो आप जो है भगवान के प्रति, तो उस चीज को हम ब्लेस्फेमी कहेंगे। उसके बाद है हेरेसी, बिलीफ और ओपिनियन कंट्रेरी टू ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस डॉक्ट्रिन। ठीक है, तो इसका मतलब भी लगभग लगभग वही हुआ जो आपके रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रिश्चियंस हो गए। ठीक है, तो उनके खिलाफ अगर आप कुछ भी बोल रहे हो, उनके धर्म के बारे में कुछ भी आप बोल रहे हो, तो आप उसे हेरेसी कहोगे। और उसके बाद है वेनेरेशन। वेनेरेशन का मतलब क्या हो गया? ग्रेट रिस्पेक्ट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, तो पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? रिफॉर्म मूवमेंट का मतलब ये कि लाइक आप कोई आंदोलन कर रहे हो, और एक ऐसा आंदोलन कर रहे हो जो फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है, तो उसे क्या कहोगे? रिफॉर्म मूवमेंट कहोगे। तो पायनियर का मतलब क्या हो गया कि उस रिफॉर्म मूवमेंट से रिलेटेड कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत खास था। ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? अपोस्टल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपोस्टल जो है वो क्या हो गया? अ विगरस एंड पायनियरिंग एडवोकेट और सपोर्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी आइडिया और कॉज। यानी कि कोई मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी आपको पता होगा, अगर आपने न्यूज देखी होगी, तो लद्दाख में अभी जो सोनम वांगचुक एक एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, जिनके ऊपर थ्री इडियट्स वाली मूवी बनी है, जिसमें थ्री इडियट्स में जो रैंचो का कैरेक्टर है वो उन्हीं से इंस्पायर होकर दिया गया है। कौन? सोनम वांगचुक। तो उन्होंने लाइक एनवायरमेंट के लिए एक मतलब एक अभी प्रोटेस्ट करा था कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने भूख हड़ताल वगैरह करी थी। तो वो एक क्या था? रिफॉर्मिंग मूवमेंट था, रिफॉर्म मूवमेंट था, जिसमें वो ये चाहते थे कि लद्दाख को जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मिले। ठीक है, उनको जो है एक मतलब अलग स्टेट का दर्जा मिले। तो इस टाइप के लिए उन्होंने क्या करा था? इस चीज के लिए उन्होंने एक प्रोटेस्ट करी थी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक रिफॉर्म मूवमेंट वो भी था, जिसमें पायनियर कौन थे? सोनम वांगचुक थे। तो पायनियर का मतलब ऐसा व्यक्ति हो गया जो उस चीज के लिए या उस मूवमेंट में बहुत खास था, तो उसी को हम अपोस्टल भी कहते हैं। ठीक है, विगोरस एंड पायनियरिंग एडवोकेट और सपोर्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिसी आइडिया और कॉज। ठीक है, उसके बाद है अपोथिकेरी, अ पर्सन हु प्रिपेयर्ड एंड सोल्ड मेडिसिन एंड ड्रग्स। तो अपोथिकेरी किसको कहेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जिसने दवाइयां बनाई और बेची, तो उसको हम क्या कहेंगे? अपोथिकेरी। उसके बाद है अपोथियोसिस, द हाईएस्ट पॉइंट इन अ डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, अ कल्मिनेशन और क्लाइमेक्स। अपोथियोसिस का मतलब ये है कि कोई भी चीज अगर धीरे धीरे डेवलप हो रही है, उसका हाईएस्ट पॉइंट या क्लाइमेक्स बोल सकते हो। ठीक है, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट। ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद है रेनिगेड, अ पर्सन हु डिजर्ट्स एंड बिट्रेज एन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री और सेट ऑफ प्रिंसिपल। तो रेनिगेट का मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एक कंट्री को बदनाम करने की कोशिश करता है। ठीक है, और उसके बाद है गवर्नमेंट बाय रिच। गवर्नमेंट बाय रिच का मतलब क्या है कि ऐसे लोग जिनके पास संपत्ति बहुत है, धन दौलत बहुत है, और उनकी सरकार अगर चल रही है, तो ऐसी सरकार को हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। और इसी से रिलेटेड और भी टर्म्स है, जैसे कि ओलिगार्की है, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। तो ओलिगार्की का मतलब क्या है? एक छोटा सा ग्रुप, कुछ लोगों का, जो कि किसी देश पर राज करने की कोशिश कर रहे हो, किसी देश को कंट्रोल कर रहे हो। उसके बाद है एरिस्टोक्रेसी, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी। तो एक एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि भाई जिसमें नोबल पीपल जो होते हैं, जो कि हाई क्लास पीपल होते हैं, उनके द्वारा सरकार चलाई जाती है। उसके बाद क्या है? पेंटिसोक्रेसी, अ फॉर्म ऑफ यूटोपियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल आर इक्वल इन सोशल पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेंटिसोक्रेसी लाइक एक इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट हो गई जिसमें सारी पोजीशंस को समान दर्जा दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर है उस सरकार में या उस ऑर्गेनाइजेशन में, या कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, या कोई रेवेन्यू मिनिस्टर है, तो सबका दर्जा या सबकी पोजीशन एक बराबर है।
और प्लूटोक्रेसी मैंने बताई दिया गवर्नमेंट बाय द वेल्दी पीपल, यानी कि जो रिच हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके द्वारा अगर सरकार चलाई जा रही है तो वो क्या हो गया, प्लूटोक्रेसी हो गया। ठीक है। उसके बाद है इन अ स्टेट ऑफ टेंशन एंड और एंजाइटी और सस्पेंस, यानी कि अगर आपकी कोई ऐसी स्थिति है जिसमें आप काफी ज्यादा टेंशन में हो, तनाव में हो, एंजाइटी में हो या सस्पेंस में हो, ठीक है, तो हम उसके लिए एक वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, या आप कह सकते हो फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, ऑन टेंटर हुक्स। ठीक है। तो टेंटर हुक्स जो है वो आप उसके लिए इस्तेमाल करोगे। तो टेंटर हुक्स का मतलब क्या, रिलेटेड टू एंजाइटी, स्ट्रेस या सस्पेंस। उसके बाद है वन हु इज फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ लड़ाई करने के लिए ढूंढता रहता है किसी ना किसी को, यानी कि कोई भी मिल जाए उसके साथ लड़ाई करेगा। तो उसके लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे बेलिकोस। ठीक है। तो बेलिकोस का मतलब क्या, डेमोन्स्ट्रेटिंग अग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बार बार इस चीज को दिखा रहा हो कि उसको किसी पर गुस्सा आ रहा है और उसको लड़ना है और उसको लड़ने का मन कर रहा है। ठीक है। अग्रेसिव का मतलब आपको पता ही होगा, लाइक रेडी और लाइकली टू अटैक और कन्फ्रंट। अग्रेसिव का मतलब वही गुस्से जैसा बर्ताव करना। ठीक है। फिर उसके बाद है बेलिजरेंट, एंगेज इन अ वॉर और कन्फ्लिक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। तो बेलिजरेंट का मतलब क्या है कि किसी भी वॉर या कन्फ्लिक्ट में आप इन्वॉल्व हो, उसमें एंगेज हो, और किसी इंटरनेशनल लॉ ने जो उस चीज की निंदा करी है। ठीक है। और उसके बाद है मिलिटेंट, फेवरिंग कन्फ्रंटेशनल और वायलेंट मेथड्स इन सपोर्ट ऑफ अ पॉलिटिकल और सोशल कॉज। तो मिलिटेंट का मतलब क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल या सोशल कॉज के लिए आप क्या कर रहे हो, आतंकवाद का सहारा ले रहे हो। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, मिलिटेंट कहेंगे। ठीक है। तो इतने ही थे। और कोई है किसी का डाउट, बताओ। और किसी का कोई डाउट रह गया है? चलो, तो डाउट्स आपने इतने ही भेज रखे थे। अब टेंसेस को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक टेंस अभी पढ़ा देता हूँ, अभी ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाला टेंस पढ़ लेंगे। ठीक है। तो कल हमने कौन कौन से पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट पढ़ा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, और प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था। देखो परफेक्ट यहाँ पर पढ़ लिया था हमने, परफेक्ट टेंस। अब आ गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। वॉइस क्लियर आ रही है ना सभी को? यस सर। ठीक है। तो अब है आपका फ्यूचर ये क्या बोलते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है, देखो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि अगर आपका कोई काम जो है वो पास्ट से चलता हुआ आ रहा है और अभी भी चल रहा है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मेरा काम है ये 1 घंटे पहले यानी कि पास्ट वाले टाइम में स्टार्ट हो चुका था और अभी भी ये काम चल रहा है। ठीक है। या फिर जो है आप 1 घंटे से पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे हो। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, पार्टी में जा रहे हो और उसके लिए तैयार हो रहे हो, लेकिन कब से हो रहे हो, पिछले 1 घंटे से हो रहे हो। तो पिछले 1 घंटे का मतलब है कि 1 घंटे पहले से आपने तैयार होना स्टार्ट कर दिया था और वो तैयार होने का काम आपका अभी भी चल रहा है। तो कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुका हो और अभी भी प्रेजेंट में वो चीज चल रही हो, ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे, आप उसको जो टेंस को लिखोगे या उसको सेंटेंस को जो लिखोगे वो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखोगे। ठीक है। आ गई बात समझ में? तो इसके लिए आप जो है अब एग्जाम्पल यहां पर समझ लेते हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल होंगे। तो देखो एग्जाम्पल है, देयर इज पेंट ऑन रानीज क्लोथ, शी हैज बीन पेंटिंग इन हर बेडरूम। ठीक है। तो ये तो पहला वाला तो सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में है, उसके बाद की जो लाइन लिखी है दूसरा वाला सेंटेंस, शी हैज बीन पेंटिंग हर बेडरूम। शी हैज बीन पेंटिंग हर बेडरूम का मतलब है कि वो अपने बेडरूम को पेंट कर रही है। ठीक है। यानी कि ये जो काम है ये कुछ देर पहले स्टार्ट हो चुका है और ये अभी भी चल रहा है। ठीक है। तो उसके बाद देखो इसका स्ट्रक्चर भी इन्होंने लिखा है, देखो यहाँ पर इसका ये डेफिनेशन लिखी है कि व्हेन एन एक्टिविटी बिगन इन द पास्ट, अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी एक्शन है जो कि पास्ट में शुरू हो चुका है,
एंड इज स्टिल गोइंग, और अभी भी चल रहा है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जब आप उस एक्शन को बता रहे हो तब भी वो काम चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलोगे, ठीक है, पूरा नहीं लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसका आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो कैसे करेंगे। तो आपके में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हैज या हैव आएगा। हैज हैव किसके किसके साथ आता है, मैंने बता दिया था, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उसके साथ आता है। उसके बाद हैज या हैव के साथ बीन आता है। आपने जो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था उसमें खाली हैज हैव आता था, बीन नहीं आता था, लेकिन इसमें क्या आएगा, हैज हैव प्लस बीन भी आएगा, प्लस वर्ब और प्लस आईएनजी आएगा, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। देखो हम इसको ना वर्ब प्लस आईएनजी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं कई बार, ठीक है, या इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह देते हैं। तो वर्ब प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाओगे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस यहाँ पर सिंस या फॉर भी आता है, और उसके बाद टाइम भी आता है। ठीक है, तो कई बार जो है हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन मतलब ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, कई बार हम इसको सिंस या फॉर के बेसिस पर भी पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंस या फॉर कहाँ कहाँ पर आता है वो भी मैं अभी आपको समझा दूंगा, कि सिंस कहाँ पर लगाते हैं, फॉर कहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर द लास्ट आवर, यानी कि वो लोग जो हैं बस का इंतजार पिछले 1 घंटे से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फॉर और सिंस, ये दो वर्ड जो है अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंस में, जरूरी भी नहीं है कि हमेशा इस्तेमाल होंगे, लेकिन अक्सर किए जाते हैं। तो फॉर हम लोग कहां पर इस्तेमाल करते हैं, जहां पर आपको टाइम इनडेफिनेट दिया हो, इनडेफिनेट टाइम की बात आपको की गई हो। ठीक है, इनडेफिनेट टाइम, या आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग टाइम आपको ना बताया गया हो, स्टार्टिंग टाइम इज अननोन या इज मिसिंग। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें आपको स्टार्टिंग टाइम आपको बताया जाता है, स्टार्टिंग टाइम इज नोन। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि क्या बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, तो अब 2 घंटे से किताब अगर पढ़ रहा हूं तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि कौन से 2 घंटे हैं, वो सुबह के 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, या दोपहर के 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, या रात के 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूं कि मैं जो किताब है वो 2 बजे से पढ़ रहा हूं, दोपहर के 2 बजे से पढ़ रहा हूं, यानी कि 2 PM से पढ़ रहा हूं, तो मैंने आपको स्पेसिफिक टाइम वहां पर बता दिया है, तो उसके लिए आप सिंस का इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर मैंने कहा कि 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो वहां पर आप उसका फॉर के लिए फॉर इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो जहां पर भी आपको स्टार्टिंग टाइम नहीं बताया जाता है, जहां पर आपका स्टार्टिंग टाइम इनडेफिनिट होता है, तो वहां पर आप फॉर का इस्तेमाल करोगे। जहां पर आपका स्टार्टिंग टाइम जो है आपका एक्शन का, अगर वो आपको क्लियरली बताया गया होता है, तो उसके लिए आप सिंस इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जैसे मान लो एक सेंटेंस हो गया इस तरीके से कि राम जो है उसने अपनी मिठाई की दुकान 1970 से खोल रखी है। ठीक है, तो वहां पर क्या आ जाएगा, सिंस 1979 1970 आ जाएगा। ठीक है, आपने देखा भी होगा, आपने देखा होगा जैसे कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, या कोई बड़ी बड़ी दुकानें जो होती हैं, जैसे मिठाई की दुकान हो गई, कहीं पर भी आपने देखा होगा, वहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके से वो लोग कई बार लिख देते हैं कि सिंस 1970। ठीक है, सिंस 1980। इससे मतलब वो बताना क्या चाहता है कि भाई ये हमारी जो दुकान है, ये जो हमारा ये जो धंधा है, वो इतने टाइम से चल रहा है, मतलब काफी पुराने लोग हैं हम इस फील्ड में। ठीक है, तो आपने ये चीज लिखी भी देखी होगी, तो ये भी उसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि भाई हम 1970 से ये दुकान को चला रहे हैं, या 1970 से इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंस का मतलब कहां पर आएगा, जहां पर आपको स्टार्टिंग टाइम के बारे में बताया गया होगा, और फॉर का कहां पर आएगा, जहां पर आपको स्टार्टिंग टाइम नहीं बताया होगा, सिर्फ ड्यूरेशन दी गई होगी, यानी कि टाइम की क्वांटिटी बताई गई होगी कि 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 साल से। ठीक है, इस तरीके से टाइम की खाली क्वांटिटी बताई गई होगी। और सिंस हम तब लगाते हैं जब टाइम का स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता दिया जाता है। ठीक है, तो क्या ये आपको दोनों में क्लियर है ये डिफरेंस, फॉर और सिंस में? यस बताओ। सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो आप देख लो, दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर द लास्ट 2 आवर। अब फॉर इसमें क्यों लगाया गया, क्योंकि 2 घंटे यहाँ पर लिखे हैं, अब कौन से 2 घंटे ये नहीं इन्होंने बताया, कि सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, कौन से दिन के 2 घंटे, कुछ भी नहीं बताया। उसके बाद है, शी हैज बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 33 ईयर्स, वो 3 साल से कर रही है। अब कौन से 3 साल है हमें नहीं पता, कि 2014 से लेके 17 तक के हैं, या 2017 से 20 तक के हैं, हमें नहीं पता कौन से 3 साल है। उसके बाद है, वॉट हैव यू बीन वॉचिंग ऑन टीवी फॉर द लास्ट 30 मिनट, तो अगर पिछले 30 मिनट से तुम टीवी पर क्या देखते हो। ठीक है,
तो हमें ये भी नहीं पता कि पिछले 30 मिनट कौन सी बात हो रही है। उसके बाद है रमेश हैज बीन स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। अब सिंस यहाँ पर क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम बता दिया गया है कि जून से। रमेश हैज बीन, देखो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आया रमेश, उसके बाद हैज बीन आया, ठीक है। हैज बीन के बाद क्या है, स्टडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद क्या आ गया आपका, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। एट द यूनिवर्सिटी के आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सिंस क्या है, सिंस आपका मतलब सिंस हम लगाते हैं, और उसके बाद क्या आता है, टाइम आता है। तो यहाँ पर टाइम आपको बताया गया कब से, जून से। यानी कि वो जो चीज है रमेश, यानी कि जो पढ़ाई कर रहा है वो कब से कर रहा है, जून से। तो आपको स्टार्टिंग टाइम बता दिया गया है कि कब से कर रहा है, तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या लगाया, सिंस लगाया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर और देख लेते हैं एग्जाम्पल, अगर सिंस वाला दिखता है तो। देखो यहाँ पर भी वही समझाया है कि फॉर इज यूज फॉर द टोटल टाइम एंड सिंस इज यूज विद द स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम बताया गया होगा तो सिंस इस्तेमाल करेंगे, ड्यूरेशन बताई गई होगी टाइम की तो फॉर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है, जैसे कि एग्जांपल हो गया, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ड्यूरेशन दिया, आपको ये नहीं बताया कितने बजे से पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर ये क्वेश्चन, अगर आपको सेंटेंस ऐसा दिया हो, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सुबह के 5 बजे टाइम यहाँ पर बता दिया गया कि सुबह के 5 बजे से ये चीज स्टार्ट हो चुकी है, ओके। तो ये चीज जो आपने ध्यान रखनी है। फॉर का इस्तेमाल देख लो किन किन चीजों के साथ होता है। फॉर अगर आपको लगाना है तो किस किस के साथ लगाओगे, मिनट्स, अगर आपको मिनट दिए होंगे कि मैं 30 मिनट से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या फिर 40 मिनट से ये काम कर रहा हूँ, उसके लिए या 2 घंटे से कर रहा हूँ, ठीक है, 3 दिन से कर रहा हूँ, या 5 हफ्तों से कर रहा हूँ, ठीक है, 6 महीनों से कर रहा हूँ, ये 4 सालों से कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको दिए होंगे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, प्लस आपको ये सारी चीजें दी होंगी, ठीक है, कि 30 मिनट्स हो गए, 4 आवर्स हो गए, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मतलब न्यूमेरिकल क्वांटिटी दी होगी, उसके साथ अगर ये सारे लगे होंगे तो फॉर इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और सिंस कैसे इस्तेमाल करोगे, अगर आपको किसी दिन का नाम दिया है, जैसे कि सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, इस तरीके से। मंथ का नाम दिया हो, सिंस जून, सिंस अप्रैल, ठीक है। ईयर दिया हो, सिंस 2001, सिंस 1999, ठीक है। यस्टरडे, ठीक है, सिंस यस्टरडे यानी कि कल से, पिछले कल से। नेम ऑफ अ सीजन यानी कि सिंस समर या सिंस विंटर, ठीक है, ऐसे अगर आपको दिया हो तो इसके लिए आप यहाँ पर सिंस इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये आपका जो है डाउट होता है काफी ज्यादा इसके बारे में, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिंस और फॉर वाला डाउट, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। इसमें बस एक ही तरीके से यूज होता है इसका, कि अगर कोई चीज जो है वो पास्ट से चलती हुई आ रही है और अभी भी वो चल रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो क्या सभी को क्लियर हो गया ये? बोलो यस या नो तो बोल दो कुछ। यस सर। चलो ठीक है, फिर इसके बाद जो है आगे हम शाम को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और बाकी जिसके जो भी डाउट होंगे वो मेरे को भेज देना, ठीक है। चलो फिर अब आप लीव कर सकते हो।